आ रही है साउंड? आ रही है साउंड। चलिए, मिसलेनियस सवाल है, कुछ टाइप बाकी हैं और आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज शुरू करेंगे। जी बनाएं। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 पुरुष हैं। एक ऑफिस में 5/8 पुरुष है, यानी कि अगर टोटल 8 लोग हैं, अगर टोटल 8 लोग हैं तो उसमें 5 मेल हैं और 3 बाकी की जो हैं आपकी फीमेल हैं। टोटल 8 में से 5 पुरुष है और बाकी 3 फीमेल है। आगे क्या बोला है? पुरुषों की संख्या का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। 2/5 ऑफ मेल आर नॉन टेक्निकल वर्कर, नॉन टेक्निकल हैं, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 टेक्निकल वर्कर हैं। तो आपसे पूछा है तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय का कितने फ्रैक्शन टेक्निकल वर्कर हैं, कितने फ्रैक्शन कर्मचारी ऐसे हैं जो टेक्निकल वर्कर हैं। आपको ध्यान देना है टेक्निकल वर्कर पे। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5:3 है। बोला है 2/5 मेल नॉन टेक्निकल वर्कर हैं, 2/5 नंबर ऑफ मेल नॉन टेक्निकल हैं, यानी कि 2/5 पुरुष ऐसे जो नॉन टेक्निकल हैं। तो फिर टेक्निकल कितने? 1 में से 2/5 घटाएंगे, 3/5 मेल ऐसे हैं जो टेक्निकल हैं। महिलाओं की संख्या का 2/3, फीमेल का 2/3 टेक्निकल वर्कर है, फीमेल का 2/3 टेक्निकल वर्कर हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है टोटल एम्प्लॉय का कितने जो है फ्रैक्शन टेक्निकल हैं। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, हो जाएगा इजीली वेटेड एवरेज से। 5 मेल का 5 का 3/5, 3 आदमी टेक्निकल है, औरत कितनी टेक्निकल है? 3 का 2/3, 2 फीमेल टेक्निकल हैं। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने लोग हैं? 5 और 3 8, आउट ऑफ टोटल कितने लोग हैं? 8। तो यानी कि 5/8 लोग आपके टोटल टेक्निकल हैं। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 5/8। बिल्कुल बेसिक सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर है 19। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के। ये तीनों ही सवाल 2018 के मेंस में आए थे, 3 अलग अलग शिफ्टों में बनाए। भारत आपने गलत कर दिया कि आपने सवाल ढंग से नहीं पढ़ा। बोला एक स्कूल में 4/9 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। एक स्कूल में 4/9 स्टूडेंट गर्ल्स हैं और बाकी जो हैं वो बॉयज हैं। एक स्कूल में 4/9 गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं, यानी कि अगर टोटल 9 स्टूडेंट है बच्चों, अगर टोटल 9 स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई, तो उसमें से 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, बाकी के 5 बॉयज हैं। 4 गर्ल्स हैं, बाकी के 5 मेरे दोस्तों बॉयज हैं। आगे चलेगा, आगे क्या बोला गया है, सवाल को ढंग से पढ़ें। लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। लड़कियों की संख्या का 5/12 या तो 12 साल के हैं या 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं। लड़कियों की संख्या का 5, जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल्स की संख्या का 5/12 ऐसी हैं जो या तो 12 साल की हैं या 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। आगे जो सवाल में जानकारी दी है वो ये जानकारी दी है, यदि 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 480 हैं, अगर 12 साल से कम उम्र के 480 स्टूडेंट है तो आपसे पूछा गया है स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 क्या होगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टोटल स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। टोटल स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखो सवाल में जो आपको जानकारी दी है वो 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट के बारे में दी है। 12 साल से कम, 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट आपको दी है। अगर ये पता लग जाए मेरे प्यारे भाई कि आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट 12 साल से कम उम्र के हैं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई एक क्लास में 4/9 गर्ल्स हैं, टोटल 9 स्टूडेंट है तो उसमें से 4 गर्ल्स हैं, बाकी के 5 बॉयज हैं। बोला लड़कों की संख्या का 3/5 12 साल से कम उम्र के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5, 3/5 बॉयज ऐसे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं।
लड़कियों की संख्या का 5/12, गर्ल्स की संख्या का 5/12 या तो 12 साल की हैं या 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। गर्ल्स की संख्या का 5/12 या तो 12 साल की हैं या 12 साल से ज्यादा उम्र की हैं। तो 5/12 गर्ल्स ऐसी है जो 12 साल से बराबर है या 12 साल से ज्यादा उम्र की है। तो 12 साल से कम उम्र की गर्ल्स कितनी होंगी, 1 में से घटाएंगे, 1 - 5/12 यानी कि 7/12। लड़कियों की संख्या का 7/12 ऐसी हैं जो 12 साल से कम उम्र की हैं। तो आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, आउट ऑफ टोटल जो 12 साल से कम उम्र के हैं, आउट ऑफ टोटल। तो बॉयज है 5, 5 का 3/5 कितना होता है 3, प्लस लड़कियां हैं 4, 4 का 7/12 क्या होता है बेटे, 4 का 7/12, 4 का 7/12 आ जाएगा 7/3, 7/3। वेटेड एवरेज लगा रहा हूं आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने स्टूडेंट है बच्चों, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 9 है, 5 4 9, ये आ जाएगा 9 बराबर क्या आएगा भाई, 3 3 9, 9 7 16, 16/3 नाम 27। यानी कि मेरे दोस्तों मैंने ये पता लगा लिया कि अगर टोटल 27 स्टूडेंट है, अगर टोटल 27 स्टूडेंट है तो 27 में से 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 साल से कम उम्र के, मैंने ये पता लगा लिया 16/27 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं। मतलब नीचे होता है टोटल, अगर टोटल 27 है तो उसमें से 16 12 साल से कम उम्र के हैं। सवाल के अनुसार 12 साल से कम उम्र के स्टूडेंट कितने हैं, 480, 16 की वैल्यू 480 है, 30 गुना, 30 गुना। तो भाई टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 27 का भी 30 गुना होगा 810। तो टोटल स्टूडेंट आगे मेरे प्यारे बच्चों 810। लेकिन आपसे टोटल स्टूडेंट नहीं पूछा, विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा है विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/18। विद्यार्थियों की कुल संख्या 810 आ गई, 810 का 5/18 क्या होगा मेरे दोस्तों, 9 से जाएगा, 90 बार 9 दूनी 18, यह आ जाएगा 450/2, 225। तो 225 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा सवाल। मेंस का सवाल है तो थोड़ा अच्छे लेवल का है। चलिए भाई एक सवाल आपको और करवाता हूं ऐसा ही, सवाल नंबर 20 करके बताएं। ये सवाल भी 2018 के मेंस के पेपर में आया था। जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन कराए हैं, ये तीनों क्वेश्चन 2018 के मेंस के एग्जाम में आए थे, तीनों ही सवाल। बनाओ बच्चों, जल्दी से बनाएं। वेरी गुड विशाल। बोला है एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है और बाकी महिलाएं। एक कंपनी में कर्मचारियों का 2/3 पुरुष है, 2/3 का मतलब 2/3। एक कंपनी में 2/3 मेल हैं, बाकी फीमेल है। आगे क्या बोला, आगे बोला है मेल इंप्लॉय का 3/8 और फीमेल इंप्लॉय का 2/8 टेम्पररी वर्कर हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं। मेल इंप्लॉय का 2/5, सॉरी मेल इंप्लॉय का 3/8, 3/8 ऑफ मेल इंप्लॉय एंड 2/5 ऑफ फीमेल इंप्लॉय। महिला कर्मचारियों का 2/5, टेम्पररी वर्कर हैं, अस्थायी हैं, पक्के नहीं है, कच्चे हैं अभी। बोला है टोटल नंबर ऑफ परमानेंट इंप्लॉय 740। टोटल जो परमानेंट इंप्लॉय हैं मेरे प्यारे वो 740 हैं। टोटल जो परमानेंट इंप्लॉय हैं वो 740 हैं। आपसे क्या पूछा गया बच्चे, आपसे सवाल में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय का 7/15 और टेम्पररी, टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉय का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय से कितना अधिक है। सवाल में साफ साफ ये कहा गया है कि कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15 अस्थायी महिला कर्मचारियों टेम्पररी फीमेल वर्कर की संख्या से कितना अधिक है, यह आपसे पूछा गया है। बच्चों आप इस सवाल को भी वेटेड एवरेज से कर सकते हो, जैसे हमने पिछले सवाल में किया मेरे प्यारे भाई। आप यहां से टोटल इंप्लॉय निकाल लो जैसे पिछले सवाल में किया, फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको पिछले 2 सवाल करवाए हैं आप हमेशा ऐसे ही करें। आप बिल्कुल ट्रेडिशनल बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कैसे, सुनो मेरे दोस्तों।
बोला है कि एक कंपनी में कर्मचारियों का 2/3 पुरुष है, मुझे यहां पे 2/3 पुरुष करना है। पुरुष का 3/8 टेम्पररी कितने हैं, टेम्पररी हैं। महिलाओं का 2/5 टेम्पररी हैं। तो बच्चों मुझे यहां 3/3 भी करना है, 8 भी करना है, 5 भी करना है। कुछ ना कुछ मान लेते हैं भाई, एक ऐसी संख्या जिसका 3/3, 8, 5 आसानी से किया जा सके, इनका एलसीएम 3, 8, 5 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम मेरे दोस्तों 120। मैंने मान लिया कि एक ऑफिस में टोटल 120 लोग हैं, 120। मैंने मान लिया कि एक ऑफिस में टोटल 120 लोग हैं, 120 लोग हैं जी। आगे 120 लोगों का 2/3 पुरुष है। 120 का 2/3 क्या होता है? 120 का 2/3 होता है 80। 80 आपके मेल हैं और बाकी क्या बचा? 40। 40 आपकी फीमेल हैं। 80 आपके मेल हैं और 40 आपकी फीमेल है। आगे बोला मेल इंप्लॉय का 3/8 टेम्पररी है, टेम्पररी, और फीमेल इंप्लॉय का मेरे दोस्तों अभी टेम्पोररी। फीमेल इंप्लॉय का 2/5 टेम्पररी है। ये आपसे मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है मेरे दोस्तों। तो आप बताओ टेम्पररी कितने लोग हैं? पुरुष कर्मचारियों का 3/8 टेम्पररी है। तो 80 का 3/8 कितना होता है? 80 का 3/8 होता है 30। भाई मेल है 80, 80 का 3/8 आ जाएगा 10 या 30। 30 तो पुरुष टेम्पररी है भाई, पक्के नहीं है, कच्चे हैं अभी। फीमेल कर्मचारियों का 2/5 टेम्पररी है। 40 का 2/5 कितना होता है? 40 का 2/5 आ जाएगा 16। सॉरी, 40 का 2/5 आ जाएगा 5 × 8 = 40, 16। 16 आपकी फीमेल टेम्पररी है, फीमेल टेम्पररी। तो टोटल कितने लोग टेम्पररी हो गए? 30 + 16 आ गया मेरे दोस्तों 46। यानी कि टोटल 46 लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। कुल 46 लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं। हमारे पास 120 लोग हैं। 120 लोगों में से 46 टेम्पररी हैं, तो फिर परमानेंट कितने घटाएंगे? परमानेंट आगे 74। 74 लोग परमानेंट हैं, परमानेंट। 120 में से अगर 46 अस्थायी हैं तो फिर परमानेंट स्थायी कर्मचारी कितने हैं? 74। सवाल में यही दिया हुआ है, यही सवाल में दिया है कि टोटल जो परमानेंट एम्प्लॉय है 740 है। तो 74 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 740 दी हुई है 10 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। परमानेंट एम्प्लॉय है 74, 74 की वैल्यू मेरे दोस्तों 740 दी हुई है 10 गुना। आपसे पूछा क्या है? आप जो चीज आपसे पूछी है वो निकालो। कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15। कर्मचारी कितने हैं? 120। टोटल कर्मचारी 120 है। 120 का 7/15 कितना होता है मेरे प्यारे भी? 120 का 7/15 होता है 15 × 8 = 120, 8 × 7 = 56, 56 होता है, 56। टोटल कर्मचारियों की संख्या का, कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15 टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय की संख्या से कितना ज्यादा है? बताओ टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय कितने? टेम्पररी है ना, अस्थायी महिला कर्मचारी कितनी है? 16। टेम्पररी फीमेल कितनी है मेरे दोस्तों? 16 यूनिट। तो टोटल इंप्लॉय का 7/15 56 आ गया। वो टेम्पररी फीमेल इंप्लॉय हमारी 16 है। कितना ज्यादा है? 56 से 16 कितना ज्यादा है? 40 यूनिट। आपसे 40 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 × 400। और 400 सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल, गजब का सवाल, गजब क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन मेंस के एग्जाम के थे और काफी अच्छे सवाल थे स्टूडेंट। क्या समझ नहीं आया पंकज जी आपको? ए पंकजवा, पंकजवा रे, ये तरीका फायदेमंद इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है। वेटेड एवरेज में केवल काम की चीज आपको दिखाई देगी मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तीनों क्वेश्चन मैंने आप करवा दिए। अब अगला टाइप आएगा, देखो प्रैक्टिस हुई इस टाइप के सवालों की, कर लोगे इस टाइप का सवाल? 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, जो समझदार है वो आदमी समझ लेगा। सर 30 कैसे? बेटा सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो ना।
पुरुष कर्मचारियों का 3/8 टेम्पररी है, तो 80 का 3/8 30 आता है। महिलाओं का 2/5 टेम्पररी है, महिलाएं 40 का 2/5 16 टेम्पररी है। पूर्वा फिर से रिपीट करके देखिएगा बेटा, जब देखो आप केवल सॉल्यूशन देखते रहते हो, आप सवाल नहीं पढ़ते। सवाल को बार बार पढ़ो। अगर आप कोई डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए सर फोड़ लो। ठीक है जी। आगे चलते हैं, मुझे लगता है समझ में आया है। नेक्स्ट अगला टाइप करके बताएं, अगला टाइप। और इस टाइप में मैं आपको 3 प्रश्न करवाऊंगा, 3 सवाल। इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, जवाब देंगे। सवाल नंबर 21 बनाए, 21 नंबर सवाल। राम राम जी, अजी अमीन मनीष जी, कौन करेगा मेरे दोस्त? ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो हमारे देश की 90% जनता गलत करके आएगी। बोला है यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? आयत के परिमाप में, आयत के पेरीमीटर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? जल्दी से बताएं, कौन करेगा? एक आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के पेरीमीटर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? पेरीमीटर में। बच्चों ने क्या किया होगा? 13 और -8 का सक्सेसिव लगा दिया। 13 और -8 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा? 13 -8 का सक्सेसिव x + y + xy बटे 100। 13 - 8 5, 5 - 1.04 3.96% आ गया। कुछ का 4.06 आ रहा, पता नहीं कैसे कैसे बालक हैं, कुछ का 3.9। इस सवाल का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते। आप कहोगे सर क्या पागलपन है ये? सुनो बेटे, मैंने आपको 2 चीज बताई है, डेविएशन, डेविएशन मेरे प्यारे भाई, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। डेविएशन कब लगता है? जब बीच में प्लस का साइन होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कब लगता है? जब बीच में गुणा का साइन होता है। अगर दोस्तों इस सवाल में परिमाप की जगह पूछा होता एरिया, कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता, अगर सपोज इस सवाल में एरिया पूछा होता। आप जानते हैं आयत है, ये आयत की लंबाई है मेरे प्यारे भाई, ये है आयत, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव। लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप लोग क्या करोगे? सक्सेसिव 13 और -8 का सक्सेसिव कर दोगे। 13 - 8 -13 गुणा 8 बटे 100। 13 - 8 5, 13 × 104 बटे 100 1.04। 5 में से 1.04 घटाएंगे तो 3.96% इंक्रीज। तो एरिया जो है 3.96% बढ़ जाएगा। समझ में? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस सवाल का आंसर होता 3.96%। अगर सवाल में पूछा होता कि लंबाई 13% बढ़ जाती है आयत की, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? 13 और -8 का सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते, परसेंटेज में पढ़ाया, घोंचुओ पढ़ लिया करो कभी, है मुंह फुकाने वालों, पढ़ते कैसे ना हो, घर पे जाके कैसे मां बाप का पैसा खराब कर रहे हो। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा है परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों? आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। बीच में घोंचुओं क्या आ रहा है? बीच में प्लस आ रहा है, प्लस। और जहां बीच में प्लस आता है वहां हम डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, डेविएशन का। यानी कि परिमाप निर्भर करता है, दो तो कांस्टेंट है, परिमाप निर्भर करता है लंबाई प्लस चौड़ाई के योग पे। लंबाई 13% बढ़ गई
चौड़ाई 8% कम हो गई, तो आपसे पूछा है पेरीमीटर में कितना चेंज आया, नहीं निकाल सकते। तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता हो। भाई डेविएशन तभी लगा पाएंगे जब आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता हो। यहां ना आपको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है। जब आपको बेस वैल्यू ही नहीं पता मेरे दोस्तों, तो आप रेशियो कैसे चेंज निकाल ही नहीं सकते मेरे दोस्त। यानी कि सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। भाई आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई 13% बढ़ेगी, 13% का मतलब लंबाई होगी 113%। लंबाई कितनी बढ़ेगी? 13% बढ़ेगी, 13% L। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चौड़ाई कितनी कम होगी? 8% ऑफ बी। ये आएगा। ये सॉल्व हो सकता है क्या? ना। ये तभी सॉल्व होगा मेरे प्यारे में जब आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता हो। ये कैलकुलेशन हो नहीं सकती, ये बेसिक है। बेसिक से करूंगा भाई। पहले पेरीमीटर था ये, अब लंबाई 13% बढ़ेगी, चौड़ाई मेरे दोस्तों 8% बढ़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? लंबाई जो है एल का 13%, चौड़ाई 8% कम होगी। ये परिवर्तन इतना हुआ। परिमाप है मेरे दोस्तों, ये परिवर्तन हुआ ये। ठीक है, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसमें एरिया में नहीं, परिमाप पे चेंज पूछा है। आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात ही नहीं पता, तो आप पेरीमीटर में चेंज नहीं निकाल सकते। अगला सवाल। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से हो तो कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? बहुत बढ़िया टाइप है ये। बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 66.5 और 39.9 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है, चौड़ाई 23% कम हो जाती है। आयत की परिधि, आयत के परिमाप में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, दो कांस्टेंट है। आयत का परिमाप निर्भर करता है लंबाई प्लस चौड़ाई के योग पे। मैं समझा समझा के पागल हो गया कि बीच में प्लस है तो डेविएशन लगता है, मल्टीप्लाई है तो सक्सेसिव लगता है। अब यानी कि अगर आपको परिमाप पे चेंज निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पता होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई का अनुपात। लंबाई 66.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 39.9 सेंटीमीटर। रेशियो क्या है? किससे कट रहा है ये? 3 से। 133 से कट जाएगा। 133 से कटेगा 5 बार, 133 से कटेगा 3 बार। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 है। आयत की लेंथ, आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:3 है। आयत की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 40% बढ़ जाती है। आयत की जो चौड़ाई है वो 23% कम हो जाती है, 23% कम हो जाती है। तो आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज आएगा? जल्दी से करके बताएं मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। डेविएशन से या वेटेड एवरेज से बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 का 40% 200 होता है, 23 200 -69 क्या आ जाएगा? 200 में से 69 घटाएंगे, 131%। आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा जी? 5 + 3 8। 131/8 पॉजिटिव आए तो बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 × 8 128, बचेगा 3। 16 सही 3/8% इंक्रीज हो जाएगा। तो आयत का जो परिमाप है वो 16 सही 3/8% बढ़ जाएगा परसेंटेज में, 16.375%, 16.375% बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान रखिएगा, परिमाप जब आएगा मेरे दोस्तों तो आपको डेविएशन का इस्तेमाल करना है। एरिया पूछा जाएगा तो आपको 60% का फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है वो मैंने आपको समझाया। हर चीज के पीछे का मैं कारण बताता हूं। ये दोनों सवाल प्री लेवल के थे। इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे जो मेंस का है। सवाल नंबर 23 करके बताएं बच्चों। 23 नंबर सवाल। बहुत बढ़िया मनीष जी, करके बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 23 फटाफट बनाएं।
कौन करेगा भाई? एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है। आयत की परिधि में 15% की वृद्धि होती है। यदि शुरू में आयत का परिमाप 400 सेंटीमीटर था, शुरू में आयत का परिमाप 400 था, तो आयत का नया क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई पता चले। भैया आपको सवाल की लंबाई में चेंज दिया है, चौड़ाई में चेंज दिया है, पेरीमीटर में चेंज दिया है, तो एलिगेशन लगाकर क्या आप आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे भाई? आप जानते हैं मेरे दोस्तों, आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो परिमाप निर्भर करता है लंबाई प्लस चौड़ाई के योग पे। जहां प्लस है मेरे दोस्तों वहीं एलिगेशन है। एक आयत की लंबाई स्टूडेंट 30% बढ़ जाती है, 30%। बच्चे उस आयत की जो चौड़ाई है वो 10% बढ़ जाती है, जबकि आयत का जो परिमाप है, परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, वो 15% बढ़ जाता है। तो एलिगेशन लगा के हमें बताएं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होगा। 15 में से 10 घटाएंगे 5, 30 में से 15 घटाएंगे 15, 5:15 यानी कि 1:3। ये आयत की लंबाई और बच्चे आयत की चौड़ाई का अनुपात आ गया 1:3। ये आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। अगर लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 है मेरे दोस्तों, यानी कि सॉरी, इस प्रकार से आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 1:3 है ना? ये लंबाई 1 यूनिट है, चौड़ाई 3 यूनिट है, तो परिमाप क्या होगा? आयत का पेरीमीटर क्या होगा? व्हाट इज पेरीमीटर? तो परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। अगर लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना लेंगे तो 1 + 3 4, 4 का दुगुना 8। 8 की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी दी है? एक परिमाप क्या हो जाएगा भाई? 1 + 3 4, 4 का दुगुना 8। 8 की वैल्यू 400 सेंटीमीटर है, 50 गुना 50 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर 1 की वैल्यू 50 है तो आयत की लंबाई कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी आएगी? 150 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी आएगी बेटे? 150 सेंटीमीटर। आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 50 गुणा 150 करेंगे, आएगा ही नहीं ऑप्शन में। एक्चुअली सवाल में आयत का पुराना नहीं, आयत का नया क्षेत्रफल पूछा है। ये तो आयत की पुरानी लंबाई चौड़ाई आई है। आयत की नई लंबाई क्या है बेटे? आयत की लंबाई 30% बढ़ गई है, 30%। आयत की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। 50 को 30% बढ़ाओगे तो लंबाई हो जाएगी 65। आपसे नया एरिया पूछा है। आयत की लंबाई पहले थी 50 सेंटीमीटर, 50 का 30% 15 आप बढ़ाओगे तो लंबाई 65 हो जाएगी। चौड़ाई बढ़ी है 10%, चौड़ाई 150 थी, 150 का 10% 15 होता है। 150 को 15 बढ़ाओगे तो चौड़ाई होगी 165। तो ये आपका नया एरिया आएगा, नया एरिया मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर दशमलव में तो आएगा नहीं, ये दशमलव में तो आएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? इनमें से कोई एक आंसर होगा। 65 मतलब मेरे दोस्तों 13 से कटने वाला आंसर होगा। 13 से कटने वाला, जीरो भी नहीं आएगा एंड में, जीरो भी नहीं आएगा। 5 बच्चे 25 से कटेगा, ये आंसर है 10,725। 10,725 समझ में आया भाइयों? ठीक है ना? इसके लिए तो घर से पढ़ के आना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं। अच्छा आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, चलो यही तरीका बेस्ट है, ये तरीका बेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आयत की नई लंबाई और नई चौड़ाई निकालेंगे तब नया एरिया आएगा। आगे चलेंगे। मुझे लगता है ये टाइप आपको समझ में आया है। अगला टाइप सवाल नंबर है 24। नेक्स्ट टाइप करें दोस्त। इस सवाल का क्या आंसर है? एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई, ऐसा एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिपल एलिगेशन का, डबल नहीं ट्रिपल एलिगेशन का। नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए दीपक, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पिछला कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, मेंस लेवल का सवाल है। देखो प्री लेवल के सवाल में कोई दिक्कत नहीं आई ना, हो गया मेंस में आप हिल गए, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है, प्री तो ऐसे ही हो जाता है। चलिए ये सवाल है, देखो एक दुकानदार 3 वस्तुएं एक्स वाई और जेड को बेचता है और उसे क्रम से 24, 13 और 8% का लॉस होता है। एक दुकानदार 3 वस्तुएं बेचता है, 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड, एक्स पे 24% लॉस है, वाई पे 13%, जेड पे 8% लॉस है।
यदि एक्स और वाई पर कुल 19 सही 2/7% का और वाई और जेड पर कुल 10 सही 7/9% का लॉस हुआ है, तो तीनों वस्तुओं पर कुल हानि परसेंट ज्ञात करें। तीनों वस्तुओं पर कुल हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए हर जगह हानि है। हमने आपको सिखाया है कि प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, लॉस होता है नेगेटिव। वैसे तो हर जगह नेगेटिव का साइन आएगा, लेकिन हर जगह नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। हम जानते प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, एलिगेशन लगाने पर क्रिय मूल्य का अनुपात आएगा। एक आदमी 3 वस्तुएं बेचता है, एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड। एक्स को बेचने से 24% का लॉस हुआ, वाई को बेचने से 13% का लॉस हुआ। जबकि सवाल के अनुसार एक्स और वाई पर कुल कितना लॉस हुआ? 19 सही 2/7%। एक्स और वाई पर कुल मिलाकर 19 सही 2/7% का लॉस हुआ। एक्स और वाई पर कुल मिलाकर 19 सही 2/7% की हानि हुई। वैसे हर जगह यहां माइनस 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 आना चाहिए, पर जरूरत नहीं हो कि हर जगह ही माइनस है, लिखो मत, आप ऑटोमेटिकली समझ लो ये लॉस है। एलिगेशन लगाओगे तो आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के सीपी का रेशियो आ जाएगा, क्रिय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। अब 19 सही 2/7 में से 13 घटाएंगे तो 19 माइनस 13 6, 6 सही 2/7। अब 24 में से 19 सही 2/7 घटाएंगे, क्या आएगा? 24 में से 20 घटा लो, 4 7, क्या आएगा बेटा? 7 और 2 का डिफरेंस ऊपर आएगा 5, ये आ जाएगा। तो 7 छिंग 42 और 2 44 है, 44/7। और ये आएगा जी 7 चौक 28, 28 5 33, 7 चौक 28, 28 5 33, ये 33/7। 7 से 7 कट गया, 11 से कट गया, 11 चौक 44, 11 3 33। ये आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के सीपी का रेशियो आ गया 4:3। एक्स और वाई के सीपी का रेशियो आएगा 4:3। आगे क्या बोला है? आगे बोला है वाई और जेड पे कुल 10 सही 9/7% का लॉस हुआ, वाई और जेड पे। तो भाई आर्टिकल वाई पे लॉस हुआ है 10%, 13% का। आर्टिकल जेड पे लॉस हुआ है मेरे दोस्तों 8% का। अब वाई और जेड पे कुल मिलाकर कितना लॉस हुआ? वाई और जेड पे कुल मिलाकर 10 सही 7/9% का लॉस हो, वाई जेड पे कुल मिलाकर। तो एलिगेशन लगाने से आर्टिकल वाई और आर्टिकल जेड के क्रिय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। लगाओ जरा, 10 सही 7/9 में से 8 घटाएंगे तो 2 सही 7/9। अब 13 में से 10 सही 7/9 घटाएंगे तो 13 में से 11 घटाओ 2, 9 है मेरे दोस्तों। ऊपर क्या आएगा? 9 और 7 का डिफरेंस 2। परसेंटेज में मैं आपको घटाना सिखा चुका हूं, कम से कम घटाना तो सीख लेते हैं। 9 दूनी 18 और 7 25/9 आ जाएगा 25/9। ठीक है बच्चे, ये क्या आएगा बच्चे? 9 दूनी 18 2 20/9, ये 20/9। बच्चों 9 से 9 कट गया, किससे कट गया? 5 से। 5 25 25, 5 चौक 20, 5:4। तो आर्टिकल वाई और आर्टिकल जेड के सीपी का अनुपात 5:4 आ गया। मुझे सवाल में ये निकालना है कि तीनों आर्टिकल, आर्टिकल एक्स, आर्टिकल वाई और आर्टिकल जेड, इन तीनों आर्टिकल के सीपी यानी कि क्रिय मूल्य का अनुपात क्या है, हमें यह निकालना है। इन तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड के क्रिय मूल्य का अनुपात क्या है? मैंने 2 बार एलिगेशन लगाया, तो आर्टिकल एक्स और आर्टिकल वाई के सीपी का रेशियो आएगा 4:3, वाई जेड के सीपी का रेशियो आएगा 5:4। ठीक है, दोनों ही जगह वाई कॉमन है। यहां आर्टिकल वाई का सीपी 3 है, यहां 5 है। यहां वाई का क्रिय मूल्य 3 है, यहां 5 है। गलत बात है, दोनों रेशियो को कंबाइंड करना पड़ेगा। 3 5 को बराबर बराबर करना पड़ेगा, 15 15। 3 5 को बराबर बराबर करने के लिए 15 15 बनाने के लिए बच्चों यहां 5 से गुणा कर देंगे और बच्चों यहां पर 3 से गुणा कर देंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 तिया 15, 20:15। अगर y का सीपी 3 पंजे 15 है y का, तो z का क्या आएगा? 3 चौक 12, z का सीपी आ गया 12। तो तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड, तीनों वस्तुएं एक्स वाई जेड के क्रिय मूल्य का अनुपात, तीनों आर्टिकल एक्स वाई जेड के सीपी का अनुपात 20:15:12 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे पूछा तीनों वस्तुओं पर कुल लॉस परसेंट बताओ। भाई तीनों वस्तुओं के पहले मैंने क्रिय मूल्य का अनुपात निकाला। वस्तु एक्स पर 24% लॉस है,
वस्तु वाई पर 13% लॉस है, वस्तु जेड का सीपी 12 8% लॉस है। तीनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लॉस होगा? जवाब दीजिए। क्या आप एलिगेशन लगाकर, क्या आप एलिगेशन लगाकर यहां से तीनों आर्टिकल पे क्या आप एलिगेशन लगाकर मेरे प्यार, या डेविएशन लगा के नहीं निकाल सकते एक्स प्लस वाई प्लस जेड पर? चाहे एलिगेशन से कर लो चाहे डेविएशन से कर लो, इच्छा आपकी है। तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बीच में प्लस है, कितना लॉस है बताओ? डेविएशन सिखाया मैंने, आपने अगर आपने पढ़ाई नहीं तो आपकी गलती है, पढ़ के आना चाहिए बेटा घर में। आंसर जो भी आएगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आएगा। अभी मैंने मान लिया, कंपेयर कर लो, मैंने मान लिया कि कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि माना 15% का लॉस है, माना तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 15% का लॉस है, तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 15% का लॉस है। अब 15 से कंपेयर करो। 15 मैंने मान लिया कि तीनों आर्टिकल पर कुल मिलाकर 15, 15 के बजाय 16 मानो, 13 मानो, 14 मानो, हर किसी से आंसर सेम आएगा। 15 से कंपेयर करो, यहां तो 24% लॉस है, 9% ज्यादा है। कितना? 20 निम्मा 180% एक्स्ट्रा, यहां तो 13% है, 2% कम है। 15 से कंपेयर करेंगे 2% कम है, 15 दूनी 30%, 15 से 8 कितना कम है? 7% कम है, 12 सत्ते 84। बताओ क्या आएगा बेटा? डेविएशन क्या आएगा? 20 निम्मा 180 माइनस 15 दूनी 30, 150, और 150 में से 12 सत्ते 84 घटाएंगे, 150 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? 66। 150 में से 84 घटाएंगे तो 66% आएगा। आपका डेविएशन आ गया। 20 निम्मा 180 माइनस 30 150 माइनस 12 सत्ते 84। ठीक है, डेविएशन। इसको सभी आर्टिकल में बांट देंगे, तीनों आर्टिकल के सीपो में बांट देंगे। तीनों आर्टिकल का सीपी क्या है? 20, 15 35 और 12 47, 66/47। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये आ जाएगा आंसर। जार सी बात है, आंसर 15 से तो बड़ा ही आएगा। अब 66 को जब मैं 47 से भाग दूंगा तो 47 एकम 47, सुनो मेरे प्यारे भाई, जब मैं 66 को 47 से भाग दूंगा तो 47 एकम 47 से 1 पॉइंट जाएगा, तो आंसर भी जब मैं जोड़ूंगा तो 15 एक 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 16 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेट, सी ऑप्शन इसका आंसर है, 16 पॉइंट समथिंग। गजब का सवाल। गजब का सवाल है मेरे प्यारे भाई। अब 15 की बजाय आप 16 मानो, 13 मानो, 14 मानो, 18 मानो, हर किसी से सेम आंसर आएगा। मेरे को अंदाजा लग रहा था कि 24 13 8 के लगभग नजदीक आना चाहिए, 24 8 के बीच में, मैंने लगभग 15 मान लिया। डेविएशन परसेंटेज में पढ़ा है राहुल जी हमने। बेहतरीन सवाल था, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। एक ही सवाल काफी है। अगला टाइप, अगला टाइप आएगा, और अगले टाइप के मेरे दोस्तों यहां पर मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा। गोरे गोरे टाइप है, बताएं। सवाल नंबर 25 बनाओ जी। सौरभ जी वो जो मैंने आपको कराया यही बेसिक है, बस आपने वो बेसिक पढ़ा ही नहीं है। सौरभ क्या आपने डेविएशन पढ़ा है? यही बेसिक, और कौन सा बेसिक से होगा बताओ? और कौन से बेसिक से होगा? ये एक्स वाई मान के 17 पॉइंट नहीं आएगा, 16 पॉइंट आएगा। मुश्किल सवाल है बेटा, 3 बार कंसेप्ट एक ही सवाल में 3 बार लगाना पड़ रहा है एलिगेशन, लेंदी सवाल है। आपको इतने लेंदी सवाल करने की आदत नहीं है। प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का सवाल है, प्री में नहीं आएगा ऐसा सवाल। आगे चलेंगे, अगला टाइप ये देखेंगे। नेक्स्ट टाइप बताएं, सवाल नंबर 25। 4 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, बनाओ।
बताएं। देखिए, रिशु अपनी इनकम का X% बचाती है। रिशु अपनी इनकम का X% सेव करती है, उसकी इनकम में 26% की वृद्धि हुई, खर्चे में 20% की वृद्धि हुई, उसके बचत में 50% की वृद्धि हुई। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, बीच में प्लस आ रहा है। आपको सवाल में खर्चे में चेंज दिया है, सवाल में बचत में चेंज दिया है, और खर्चा प्लस बचत आपको सवाल में इनकम में चेंज दिया है। तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसे हर एक सवाल में एलिगेशन लग जाएगा। गौर से सुनेगा, ऐसे सवाल देखो, ये सवाल मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। ऐसे सवाल 100 मान के भी कर देते हैं, ऐसे सवाल को डेविएशन से भी कर देते हैं। आज हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन से भी सीखेंगे। रिशु अपनी इनकम का X% बचाती है मेरे दोस्तों। ये एक्सपेंडिचर है खर्चा, ये है बचत, ये है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यानी कि इनकम। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स को ही हम इनकम कहते हैं। है तो ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम। बोला है रिशु की इनकम में, इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, रिशु की इनकम में 26% की वृद्धि होती है, रिशु के खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, रिशु की बचत में 50% की वृद्धि होती है। खर्चा 20% बढ़ गया, बचत 50% बढ़ गई। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम 26% बढ़ गई। तो क्या आप एलिगेशन लगा के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो नहीं निकाल सकते? 50 में से 26 घटाएंगे 24, और 26 में से 20 घटाएंगे 6, तो 24/6 कितना आ गया? 4/1। 6 चौक 24, 6 चौक 24 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 4/1 आ गया। यानी कि आदमी की खर्चे का और उसकी बचत का अनुपात आ गया। सवाल में एक्स का मान पूछा है, व्हाट इज एक्स? रिशु अपनी इनकम का X% बचत करती है। सवाल में आपसे बचत परसेंटेज पूछा है। रिशु बचत कितनी कर रही है? 1 रुपए की। रिशु 1 रुपए की बचत करती है आउट ऑफ टोटल इनकम। रिशु की इनकम कितनी है भाई? भाई अगर खर्चा 4 है, बचत 1 है, तो रिशु की इनकम कितनी है? 5। 4 1 5। रिशु की इनकम कितनी है मेरे दोस्तों? 5। तो 1/5, 1/5 होता है मेरे प्यारे में 20%। तो रिशु अपनी इनकम का 20% बचत कर रही है। यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल था, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं जल्दी से, बेहतरीन। एक आदमी का खर्चा उसकी बचत से 50% ज्यादा है, इनकम में 15% की वृद्धि होती है, खर्चे में 21% की वृद्धि होती है। यदि उसकी बचत 240 रुपए बढ़ जाती है तो उसकी इनिशियल इनकम ज्ञात करें। यदि बचत 240 रुपए बढ़ जाती है तो आपसे पूछा है आदमी की इनिशियल इनकम ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। अभी अभी मैंने समझाया कि भाई एक्सपेंडिचर खर्चा बचत, और खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम, इस पे एलिगेशन लगता है। और एलिगेशन लगाने से रेशियो किसका आता है? एलिगेशन से करना सिखा रहा हूं, डेविएशन से मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं ऐसे सवाल करना। एक्सपेंडिचर